इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं, जीतने का जहां मौका था वहीं मात हुई। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। पिछले हफ्ते विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी को 5 में से 3 राज्यों में जीत मिली है। कोई और वक्त होता तो शायद पूरे देश में बीजेपी की इस जीत का नगाड़ा बज रहा होता, लेकिन अभी तो बीजेपी के अंत की शुरुआत की बात कही जा रही है। साफ है कि हिंदुस्तान की सियासत में बड़ा बदलाव आ चुका है। अब बीजेपी के लिए सत्ता में आना और सत्ता में टिके रहना आसान नहीं रहने वाला है। मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन चुनावों में ही कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करने में बीजेपी के पसीने छूट गए हैं। मोदी चाहे जो दावा करें, धरातल पर तो यही नजर आ रहा है कि खुद बीजेपी के नेताओं को यकीन नहीं था कि उनकी जीत होगी, और अब जबकि जीत मिल गई है तब भी बीजेपी उलझन में ही है कि वो सरकार कैसे बनाए। इन हालात को देखकर कहा जा सकता है कि अब 2024 में बीजेपी के लिए सत्ता का सफर आसान नहीं रहने वाला है, और साफ नजर आ रहा है कि सत्ता को तिबारा हासिल करने और अपने विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी फिर से बदला लेने वाली रणनीतियों पर उतर आई है। ताजा उदाहरण महुआ मोइत्रा का है, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लोकसभा सांसद थी, लेकिन अब कैश फॉर क्वेरी मामले में उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। महुआ मोइत्रा पर आरोप और फिर सजा के इस मामले में कई ऐसे पेच हैं जिनकी गिरफ्त में खुद बीजेपी फंस गई है। जिस पक्षपाती तरीके से सारे मामले को हैंडल किया गया है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि 2024 के चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी की हार की घबराहट बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी भी समझ रही है कि 3 राज्यों में जीत तो मिल गई, लेकिन उसमें ईवीएम में खेल का जो आरोप उस पर लगा है और धांधली से जीतने के इल्जाम विपक्ष लगा रहा है, उनका जवाब देना आसान नहीं है। विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप भी लगाता रहा है कि अडानी समूह को मोदी सरकार की खास कृपा मिल रही है। राहुल गांधी के अलावा महुआ मोइत्रा भी अब तक संसद में मुखरता से अडानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाती रही हैं, और नतीजा यह रहा कि शुक्रवार को महुआ भी संसद से बाहर कर दी गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि कहा जा सकता है कि अब बीजेपी और इंडिया के बीच असली मुकाबले की शुरुआत हुई है। आर पार की लड़ाई का शंख फूंक दिया गया है। कुछ वक्त पहले ऐसा ही बर्ताव राहुल गांधी के साथ किया गया था, और तब समूचा विपक्ष एक साथ आ गया था। अब फिर से बीजेपी ने वही गलती दोहराते हुए विपक्ष को मजबूत होने का मौका दे दिया है। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद सवाल उठने लगे थे कि अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा, किस तरह कांग्रेस अब नेतृत्व का दावा कर पाएगी, क्या अपनी हार के बावजूद कांग्रेस इंडिया में मजबूत जगह बना पाएगी। ऐसे कई सवाल उठ रहे थे, और बीजेपी समर्थक कई राजनीतिक विश्लेषकों ने तो यह तक कह दिया था कि अब इंडिया का कोई भविष्य बचा ही नहीं है। लेकिन बीजेपी ने तो खुद ही इंडिया को बढ़त दे दी है। अब महुआ मोइत्रा के नाम पर विपक्ष के सारे दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बिहार से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु से एमके स्टालिन, ये सारे राजनीतिक धुरंधर अब और ताकत के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और इनके साथ से कांग्रेस का उत्साह भी बढ़ रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या अब इंडिया के सामने बीजेपी के पसीने छूट जाएंगे, क्या बीजेपी अब सत्ता में टिक पाएगी, या फिर इंडिया के हाथों मात खाकर बाहर हो जाएगी बीजेपी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बीजेपी के मात खाने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं। I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. आदिम हिंस्र मानविकतार যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. ये वीडियो महुआ मोइत्रा का है। इसमें महुआ को कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं अभी 49 साल की हूं और आपके खिलाफ 30 साल और लड़ूंगी। संसद में, बाहर, गटर हो या सड़क, मैं लौटूंगी और आपका अंत भी देखूंगी। दरअसल शुक्रवार को एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप पर जांच करने की बात कही और लगे हाथ सुझाव भी दे दिया कि उनकी सदस्यता वापस ले लेनी चाहिए, जिसके बाद लोकसभा से महुआ को निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इस घटना में केवल महुआ का निष्कासन ही नहीं हुआ, बल्कि पूरा विपक्ष महुआ का साथ देने के लिए उठ खड़ा हुआ। और यहीं पर महुआ ने कहा कि मैं अभी 49 साल की हूं और 30 साल आपके खिलाफ लड़ूंगी।
अभी 30 साल की बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन गौर करें तो यहां भी महुआ हो या राहुल गांधी, उनका पलड़ा ही भारी दिखाई देता है। महुआ मोइत्रा 49 साल की हैं, राहुल गांधी 53 के हैं, जबकि मोदी जी 73 साल के हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि सक्रिय राजनीति के लिए किसके पास वक्त अधिक है और किसके पास कम। और सवाल केवल वक्त का नहीं है, जनता के साथ का भी है और भरोसे का भी है। और इसमें भी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई देता है, क्योंकि कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश या फिर नया नया जीता राज्य तेलंगाना, कांग्रेस ने जनता से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करने में जुट भी गई है। जबकि मोदी अभी 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने के बदले कुछ लाख के नियुक्ति पत्र ही बांटकर वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। 9 सालों में कम से कम 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी के वादों की हकीकत अब लोगों के सामने है। रोजगार हो या महंगाई या फिर किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, बीजेपी ने जो भी वादे 2014 में किए थे उनमें से किसी को भी वो पूरा नहीं कर पाई। 2014 में अपने लिए केवल 60 महीनों का वक्त मांगने वाले मोदी जी को जनता ने 120 महीने दे दिए। जितना मांगा उससे कहीं ज्यादा दिया, डबल कर दिया, लेकिन बदले में जनता को तकलीफ और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार में सत्ताधारियों के लिए संसद का आलीशान भवन बन गया, प्रधानमंत्री के लिए करोड़ों के हवाई जहाज आ गए, महंगी कार आ गई, साल में कई बार विदेश यात्रा मोदी करने लगे और बाकी वक्त में चुनावी राज्यों के दौरे या फिर मंदिरों के चक्कर लगाने लगे। लेकिन जनता सुबह से लेकर रात तक अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए घिसती रही। बीजेपी की इन्हीं नाकामियों की वजह से लग रहा था कि उसे इस बार विधानसभा चुनावों में जीत नहीं मिलेगी। हालांकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जीतने में बीजेपी कामयाब रही है। अब यह कामयाबी उसे कैसे मिली, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी पर सवाल उठाए हैं। कुछ वक्त पहले देश में 19 लाख ईवीएम गायब हो गई थी, उनका कुछ पता नहीं है। 2016 से लेकर 2018 तक की बात बता रहा हूं। और इसी तरह मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट और ईवीएम से निकली पर्चियों के आंकड़ों में काफी अंतर देखा गया है। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे है, लेकिन ईवीएम की पर्ची में बीजेपी जीत गई। इससे पहले भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के जीतने के पूरे आसार दिख रहे थे, लेकिन यहां भी कहीं आधी रात को ईवीएम उठाकर ले जाने के मामले हुए, कहीं स्ट्रांग रूम में छेड़खानी की घटनाएं हुई। जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता है दोस्तों। मगर चुनाव आयोग इस बात को और इस आग को देखना ही नहीं चाह रहा, तो क्या कहा जा सकता है। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो तेलंगाना में ऐसा क्यों नहीं हुआ, वहां कैसे कांग्रेस जीत गई। तो उसका एक जवाब यह हो सकता है कि पूरी तरह शक न हो, इसलिए एक आध राज्य को छोड़ दिए जाते हैं ताकि गड़बड़ी भी हो जाए और पता भी न चले। लेकिन ऐसे जवाबों का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि असल में तो चुनाव आयोग को देखना है कि चुनाव निष्पक्ष हो और उसके लिए सख्त कदम उठाने होंगे। रहा सवाल बीजेपी का, तो उसे अपनी जीत बेदाग करने के लिए हिम्मत दिखानी होगी कि वो अगला चुनाव बैलेट पेपर से लड़कर दिखाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर बीजेपी भी आंकड़ों की हकीकत जानती है, इसीलिए ऐसी दिलेरी शायद ही दिखाए। वैसे भी मोदी जी तो यह कहने के लिए फेमस हो चुके हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कहना मैं जिंदा लौट गया हूं। आपको याद है ना पंजाब की वो घटना। मोदी जी की हिम्मत की असलियत जनता के सामने तभी आ गई थी। अब देखना होगा कि क्या आंकड़ों का सामना करने की हिम्मत मोदी दिखा पाएंगे। 3 दिसंबर को 3 राज्यों में मिली जीत को मोदी ने हैट्रिक कहा और यह मैसेज भी दे दिया कि 2024 में भी जीत की हैट्रिक लगेगी। इसके बाद पूरे देश में यह संदेश फैल गया कि अब बीजेपी को तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आंकड़ों के आईने में इस जीत की शक्ल को देखें तो कहानी कुछ और ही नजर आएगी। मिजोरम छोड़कर बाकी चारों राज्यों में बीजेपी को कुल 4,81,33,463 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को मिले हैं 4,90,77,907। यानी बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को कुल मिलाकर लगभग 9 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है। मगर खेल ऐसा रहा कि वोटों की गिनती में बीजेपी को पछाड़ने के बावजूद सीटों में कांग्रेस पीछे रह गई और जीत बीजेपी के नाम दर्ज हो गई। तीनों राज्यों में हारने के बावजूद कांग्रेस के पास 40% या अधिक वोट हैं। यानी अगर कांग्रेस थोड़ा सा जोर और लगाएगी तो सीटों में भी बीजेपी को पीछे छोड़ सकती है। बीजेपी के लिए तो ये एक चेतावनी है कि उसे कांग्रेस से 9 लाख वोट कम मिले हैं। इसका मतलब है कि जनता अब कांग्रेस को वैसी ही गंभीरता से लेने लगी है जैसे
2014 के पहले ले रही थी। 2011 में अगर अन्ना आंदोलन के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का माहौल नहीं बनाया होता तो कांग्रेस 10 साल सत्ता से बाहर नहीं होती। लेकिन अब खुद बीजेपी ऐसे ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई है। अडानी मामले में पीएम मोदी का कुछ ना बोलना, मणिपुर न जाना, चीन के अतिक्रमण के बावजूद चुप्पी साध लेना और कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान की जगह पंडित नेहरू को कोसना कि पीओके की समस्या उनकी गलतियों की वजह से हुई, ये सारी बातें अब मोदी सरकार के खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि जनता देख रही है कि मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं और न ही कुछ कर रहे हैं। बीजेपी की एक और खुशफहमी यह है दोस्तों कि हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों की जीत को बीजेपी लोकसभा में जीत की चाबी मान रही है। ध्यान दीजिए, यहां केस उत्तर प्रदेश से काफी अलग है। उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। ये बात जो है काफी हद तक सही है, लेकिन ये बात राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर लागू नहीं होती, बल्कि पिछली बार कांग्रेस ने ये तीनों राज्य जीते थे और फिर भी लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार गई थी, जबकि इस बार बीजेपी के साथ यही कहानी दोहराई जा सकती है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां बीजेपी की सत्ता दोबारा आ गई, मगर इस बार समाजवादी पार्टी ने उसे कैसे तगड़ी चोट दी है यह भी नहीं भूला जा सकता है। अखिलेश यादव पूरे दम के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़े और समाजवादी पार्टी की सीटें भी बढ़ीं। इसका मतलब यह है कि अब लोकसभा चुनावों में अगर हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस हावी रही और इसके साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश मजबूत रहे तो फिर बीजेपी के लिए 2024 में लौटना नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन का दायरा हिंदी पट्टी के आगे भी फैला हुआ है। इस बात को आप नहीं भूल सकते। 2024 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन से मुकाबले की होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराने वाली बीजेपी के लिए दक्षिण भारत के दरवाजे लगभग बंद हैं। मणिपुर के बाद अब कहा नहीं जा सकता कि पूर्वोत्तर में 2024 में बीजेपी के लिए कितनी जगह बचेगी। पश्चिम में गुजरात बीजेपी का गढ़ है, लेकिन महाराष्ट्र और गोवा में बाजी कभी भी पलट सकती है और उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भले उसके लिए मददगार साबित होंगे, लेकिन पंजाब और हरियाणा में बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कितना डर अब भी है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां अब तक चुनाव का फैसला बीजेपी नहीं ले पाई है। लद्दाख में राहुल गांधी की यात्रा के बाद वैसे भी माहौल काफी बदल चुका है और इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सहारे क्या बीजेपी लोकसभा में टिककर खड़ी हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि देश से विपक्ष का नामो निशान मिट जाए और हर जगह बीजेपी का भगवा लहराए, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि बीजेपी के लिए अगले चुनाव में टिककर खड़े रह पाना कितना मुश्किल हो जाएगा। देश में पिछले 10 सालों में विपक्ष कमजोर नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग तरह से प्रताड़ित होता रहा और अब ये सारे सताए हुए लोग एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। कांग्रेस हो या टीएमसी, शिवसेना हो या जेडीयू, आरजेडी हो या डीएमके, सबने किसी न किसी तरह बीजेपी की मनमानी के कड़वे घूंट पिए हैं और अब ये सारे लोग एक साथ आकर इंडिया के बैनर तले बड़ी जीत की तैयारी में जुट गए हैं। खैर, शायर असरारुल हक मजाज ने ठीक ही फरमाया है कि मेरी बर्बादियों का हम नसीनों, तुम्हें क्या खुद मुझे भी गम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।